आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो होगी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था की। तो कंप्लीट जो पॉलिटिकल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ कि विगत वर्षों में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे जो प्रश्न आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ संभावित प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में जब हम ये 4 पार्ट में इन चीज़ों को ले लेंगे तो एक जो है मैराथन प्रश्न आंसर सीरीज की करेंगे, जिसमें कम से कम 250 प्रश्न होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे और साथ ही साथ हाल फिलहाल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ज़रा कि जो उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम कुल 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है, प्रशासनिक संरचना उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए ज़रा जो उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था है उसमें ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आपने जो है वो भारतीय राज व्यवस्था वाले खंड में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो यूपी स्पेसिफिक ज़्यादा है। ठीक है, एक बार हम लोग उनका रेफरेंस जरूर लेंगे, लेकिन मुख्यतः जो फोकस होगा जो यूपी स्पेसिफिक चीज़ें हैं उससे संबंधित जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं और वो चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और पंचायती राज, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम से संबंधित चीज़ें। उत्तर प्रदेश के कुछ हैं संवैधानिक निकाय, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य महाधिवक्ता। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे संविधानेतर निकाय हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं राज्य महिला आयोग, तो इन सारे चीज़ों को इतने डायमेंशंस के अंतर्गत हम पूरी उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला चीज हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है इसमें कुल 75 जिले हैं और उन 75 जिलों में कुल 18 मंडल हैं। और आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो सबसे सबसे अंत में जो मंडल बना है वो कौन सा है? तो 18वां मंडल है अलीगढ़। ठीक है, तो अगर आपसे सभी जिले तो पूछने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन सबसे अंत में जो जिले गठित किए गए उसमें हापुड़, संभल और शामली है। हालांकि इनके नाम को भी चेंज किया गया था 2011 में, जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कई जिलों के नाम चेंज किए थे और उनके कई जिलों के गठन की भी बातें की गई थी। तो उसी प्रक्रिया में ये 3 जिले गठित हुए थे। हालांकि बाद में सरकार ने क्या किया, नाम को पुनः जो है इनके हापुड़, संभल, शामली कर दिया। तो 28 सितंबर 2011 को ये 3 जिले नए बने थे। कुल 350 तहसीलें हैं और 4 जो है प्रादेशिक संभाग में डिवाइड किया गया है, जैसे पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड संभाग और पूर्वी संभाग। तो जब ये चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास गतिविधियां हैं उनको अगर सरकार हैंडल करना चाहे तो वो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं संभागों के आधार पर वो उसको हैंडल करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है कि एक बड़ा प्रदेश है। जब हम लोग भौगोलिक संरचना को पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि उनके जो जिले हैं, उनकी जो सीमा रेखाएं हैं, किन किन राज्यों से लगती हैं, वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये मामला यहाँ पे है संभाग का, तो संभाग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो पश्चिमी संभाग के अंतर्गत आता है।
तो अब ये जो संभाग है यह अपेक्षाकृत अन्य जो संभाग हैं उनसे क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है उस अन्य जो अन्य जो जिले हैं, अन्य जो संभाग हैं उनसे कहीं अधिक जो है उत्पादन और उत्पादकता में जो है कि वो क्षेत्र हैं। तो ऐसे में जब सरकार विकास गतिविधियों को बढ़ावा देती है तो इसके आधार पर जो है वो उन चीज़ों को संपन्न करती है। जैसे बुंदेलखंड संभाग है। अब क्या है कि ये जो संभाग है इसमें आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो वर्षा है उसकी मात्रा कम होती है, और साथ ही साथ क्या है कि ये अभी भी आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसलिए सरकार द्वारा इसके लिए बजट के माध्यम से या विशेष प्रकार के जो है यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि जो है विकास गतिविधियों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। पूर्वी संभाग, तो ये 4 प्रादेशिक संभागों में बांटा गया है। कुल 17 नगर निगम हैं। ठीक, तो तथ्यात्मक जानकारी के लिए आपके लिए जरूरी है कि अगर आपसे पूछे कि कुल कितने संभाग हैं तो 4 संभाग, कितने नगर निगम हैं तो 17 नगर निगम, कितने मंडल हैं 18 मंडल। अब देखिए अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, हालांकि हम लोग वो भौगोलिक वाले खंड में इसको पढ़ेंगे, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लखीमपुर खीरी। ये देखिए ये वाला जो जिला है। ठीक, उसके बाद जो है वो क्या है आपका सोनभद्र, ये सबसे लास्ट में सोनभद्र। ठीक है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। एग्जाम में ज़्यादातर हमें शुरुआत के 4 से 5 जिले याद रखने की जरूरत होती है। तो सबसे बड़े जिलों के दृष्टिकोण से लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। अब सबसे छोटा जो जिला है वो क्या है, हापुड़ है। पहले भदोही हुआ करता था, लेकिन जब हापुड़ एक अलग जिला बनाया गया तो हापुड़ वर्तमान में क्या है, सबसे छोटा जिला है। अब जो 18 मंडल हैं, ये जो 18 मंडल हैं, अगर हम इनको मैप पे देखें तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब जैसे देखिए ये आपका है सहारनपुर मंडल, इसमें 3 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो इसी तरह से इस मैप में सारे 18 मंडल इसमें दिखाए गए हैं। वैसे किस मंडल में कौन जिले आते हैं ये अमूमन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको ये ध्यान में रखना है तो ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मंडल हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जिले आते हैं, जैसे 6 जिले हैं। ऐसे कौन कौन से ऐसे मंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं, इस तरह से आप याद कर लें। कौन कौन से ऐसे मंडल हैं जिसमें 5 जिले हैं, कौन कौन से मंडल हैं जिसमें 4 जिले हैं, और न्यूनतम जो है वो 3 जिले हैं। तो आप उसके हिसाब से जो है इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे 6 जिलों वाले मंडल कौन से हैं, तो ऐसे जिले 3 हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इसमें 6 जिले हैं। 5 जिलों वाले मंडल कौन से हैं, अयोध्या, गोरखपुर और मुरादाबाद। ठीक है, तो अब अगर आप मैप में देखें ये कानपुर मंडल है आपका। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल इस आधार पे आपको जानना है। मैं केवल एक आइडिया देना चाह रहा था कि किस आधार पे आपको चीजों को समझना है। अब 4 जिले, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, ये 4 जिलों वाले मंडल हैं। इसी तरह से 3 जिलों वाले मंडल भी हैं। इधर आप देखिए 3 जिलों वाले मंडल इधर हैं, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, सहारनपुर। तो कुल 18 मंडल, 75 जिले। 6 जिलों वाले मंडल कौन से हैं, 5 जिलों वाले मंडल कौन हैं, और 4 जिलों वाले और 3 जिलों वाले। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसके संदर्भ में। तो 1836 से पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो क्या थी, आगरा थी। 1858 से जो है प्रयागराज, उसके बाद 1921 से लखनऊ,
राजधानी रही और अभी तक जो है ये तब से लखनऊ ही राजधानी है। तो कभी कभी राजधानी का जो विकास क्रम है वो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपका आगरा, फिर प्रयागराज और लखनऊ। ठीक है, उस समय जैसे संयुक्त प्रांत के रूप में जो है जाना जाता था, तो 1950 में अब देखिए इधर 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में यह जाना जाता था। ठीक है, और 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध का क्षेत्र माना जाता था। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत माना जाता था और 1937 से यह संयुक्त प्रांत, और जब भारत आजाद हो गया 24 जनवरी 1950 से इसका जो नाम पड़ा वो क्या था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 से जो वर्तमान नाम है वो अस्तित्व में आया। तो अभी हम डिटेल में आपसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस का जो मनाने का जो प्रक्रिया है कब से शुरू हुई। अब देखिए ये 17 नगर निगम है। तो सबसे अंतिम में जो नगर निगम अस्तित्व में आया वो क्या था, शाहजहांपुर। 2018 अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर को एक नया नगर निगम घोषित किया गया। तो वर्तमान में कुल कितने हो गए, 17 नगर निगम में भी आपसे नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर ये 17 ही हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये संख्या याद करके रखिए और सबसे अंत में कौन सा जो है वो नया नगर निगम बना वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए जो जिले हैं और उनसे संबंधित मुख्यालय भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो अमूमन अमूमन क्या होता है कि जो जिलों के नाम हैं उन्हीं के आधार पर उनके मुख्यालय भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो उनके नाम से डिफरेंट उनके मुख्यालय हैं, तो वो आपको याद रखना है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, मैच कराने को लेकर के पूछा जाता रहा है। तो आपको याद रखना है, जैसे संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो क्या है, खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। कानपुर देहात अकबरपुर माटी। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज और जालौन का मुख्यालय उरई, उरई जालौन। फर्रुखाबाद फतेहगढ़। अंबेडकर नगर अकबरपुर और संभल तो बहजोई शहर जो है। इस तरह से आपको इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मैच कराने को लेकर के। एक तरफ जिले होते हैं और उससे संबंधित एक तरफ मुख्यालय होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इतने जिले हैं जिनके मुख्यालय जो हैं उनके जो जिलों के नाम हैं उनसे क्या है, डिफरेंट हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे जो हम लोग प्रशासनिक खंड पढ़ रहे थे, उन प्रशासनिक खंड में केवल इतनी ही काम की चीजें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो आप देख रहे हैं कि सेम चीजें वही हैं जो केंद्र में होती हैं। अगर हम लोग राज्य को देखें तो मुख्यतः जो है उसके विभाजन में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 खंड आते हैं। अब ये सेम चीजें आपने देखा कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्य कार्यपालिका। तो इसमें आपका क्या हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गई और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, ये 4 चीजें आपको
राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत। अब आपने राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपने जो है वो क्या है कि आपने उसमें पढ़ा होगा पॉलिटी वाले खंड में। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्यों में क्या है, संवैधानिक प्रमुख, राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसके रूप में राज्यपाल होता है। तो जो राज्य की समस्त राजनीतिक व्यवस्था है वो राज्यपाल में निहित होती है, और कार्यपालिका जो शक्ति है वो उसका क्या है, प्रधान होता है, और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की वो जो सलाह है उस पर वह कार्य करता है। तो इस तरह से देखें तो अब इसमें राज्यपाल से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, राज्यपाल का जो पद है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, और उनकी कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, ये सारा जो विषय है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का विषय है। तो वहां पे डिटेल में आप इन चीजों को कवर करिएगा। दूसरी चीज विधायिका। तो आपको पता है कि जो हमारी संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और प्लस लोकसभा, इनसे मिलकर के बनती है। उसी तरह से जो राज्य विधायिका होती है, राज्यपाल प्लस विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए बहुत से ऐसे जो राज्य हैं उसमें केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, यानी जो प्रथम सदन है वो अनुपस्थित होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद भी है। फिर उसके बाद बात आती है न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, जो जो उसकी जो मुख्य खंडपीठ है वो कहाँ है, इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। और लेकिन उसकी एक खंडपीठ है वो कहाँ है, लखनऊ में है। और उससे संबंधित जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत इन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो अब देखिए जरा शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो राज्य विधानमंडल है, सबसे पहले हम लोग शुरू कहां कर रहे हैं, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल में अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर तलाशें तो ये पाते हैं कि जब संयुक्त प्रांत हुआ करता था तो पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया, यानी कि राज्य विधानसभा साथ ही राज्य विधान परिषद। ठीक है। तो इसका जो गठन है वो किसके तहत हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था लागू है उसमें हमने आपसे बात ही कर ही लिया कि एक राज्यपाल होगा और साथ ही विधानसभा और विधान परिषद। अगर केंद्रीय प्रतिनिधित्व की बात करें तो जो संसद है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनमें लोकसभा में उत्तर प्रदेश का क्या प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का क्या प्रतिनिधित्व है। तो लोकसभा में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, 80 सीट्स हैं। इन 80 सीट में 17 सीट्स जो हैं वो क्या हैं, अनुसूचित जातियों के लिए क्या हैं, आरक्षित हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियां हैं यानी एसटी, उसके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, यानी 17 सीट क्या है, वो लोकसभा सीटें क्या है,
एससी के लिए आरक्षित है। अब उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो एससी समुदाय के लिए आरक्षित है। नगीना सीट काफ़ी चर्चा में रहती है। जैसे वहाँ पे कौन सा वहाँ पे सांसद है, ये लोग आप कमेंट करके आप लोग बताइए कि वहाँ से सांसद कौन है। बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, तो इस तरह से देखेंगे तो कुल 17 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल 31 सीट्स हैं। राज्यसभा में कुल 31 सीट हैं और यह जो है संख्या क्या है, सर्वाधिक है। ठीक, तो यहां से सवाल पूछा गया है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज है विधान परिषद। तो जो विधानमंडल का उच्च सदन है वो क्या है, विधान परिषद। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह एक अस्थाई सदन है जिसका विघटन नहीं होता है और इसके प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो राज्य विधान परिषद है ये क्या है, उच्च सदन है, पहली बात। दूसरा क्या है, यह अस्थाई सदन है। और तीसरी बात क्या है कि इसमें जो वर्तमान में इसका कार्यकाल है वो 6 साल का होता है और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो कहां है, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है और इसमें 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तथा 90 जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100, और जिसमें से 90 सदस्य का निर्वाचन होता है और 10 सदस्यों को जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, और इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, इस बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जरा विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और यह द्विसदनात्मक विधानमंडल का निचला लोकप्रिय सदन है। अब देखिए यहां पे एक शब्द यूज हुआ, लोकप्रिय सदन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और सीधे जनता इनको क्या करती है, मत दे करके इनका चुनाव करती है, इसलिए यह क्या है, लोकप्रिय सदन है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक राज्य थे तब यहां पर विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 426 थी। उत्तराखंड का जब विभाजन हो गया तो इसमें जो है सदस्य संख्या कितनी शेष रह गई, 404। अब इस 404 सदस्यों में 403 सदस्य निर्वाचित होते थे और 1 सदस्य का मनोनयन होता था, एंग्लो इंडियन सदस्य होता था वह। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कब, कि जब 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। तो अब वर्तमान में कितने सदस्य बचे हुए हैं, 403। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। कौन सा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो आंग्ल इंडियन का मनोनयन होता था वो क्या है, वो समाप्त हो गया है। बाकी जो 403 सदस्य शेष हैं इन सभी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इन सभी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। हमने आपसे पहले ही चर्चा किया कि यह क्या है, इसीलिए लोकप्रिय सदन है।
अब देखिए अगर सीटों के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी समुदाय के लिए जो है कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 84 सीट्स। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ये दोनों सीटें कहां हैं, सोनभद्र में हैं। महत्वपूर्ण ये तथ्य है। पहली क्या है, पहली सीट है ओबरा और दूसरा दुग्धीनगर। तो ये 2 सीटें जो हैं वो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। ठीक, अब इसमें यह बात लिखी हुई है कि विधानसभा का गठन होने के उपरांत होने वाले प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल के एक साथ संवेद दोनों सदनों को संबोधित करता है। यह सब आपने भारतीय राज्य व्यवस्था में अच्छे से पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ, तो 8 मार्च 1952। ये आपको ध्यान में रखना है, 8 मार्च 1952 उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, ये सारी बातें विधेयकों के संदर्भ में, वो जो चीजें आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की हैं वो यहां भी है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद, यहाँ पे जो विधान परिषद है उसकी शक्तियों के संदर्भ में चर्चा की गई है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार 90 दिनों तक, दूसरी बार 30 दिनों तक, अर्थात अधिकतम 120 दिनों तक जो है वह क्या कर सकता है, रोक सकता है। बाकी उसको अपने पास रोकने की कोई शक्ति नहीं है। साधारण विधेयकों के संदर्भ में अगर आप बात करें तो क्या शक्तियां हैं, और धन विधेयक के संदर्भ में अगर आप बात करें तो क्या शक्तियां हैं। तो साधारण विधेयक को वो अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है, 120 दिन, यानी अधिकतम 4 महीने। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, अधिकतम 4 मंथ तक रोक सकता है। पहली बार 90 दिनों तक, अगर 90 दिन तक अगर उन्होंने उस पर विचार करके वापस नहीं किया तो 1 महीने का और समय मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, 120 दिन। धन विधेयकों के संदर्भ में क्या है, 14 दिन तक। ठीक है, इसीलिए कभी कभी जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें पेपर 5-6 के अंतर्गत तो उसमें यह बात आती है कि जो विधान परिषद है वो बैक डोर से एक प्रकार से एंट्री कराने का माध्यम रह गया है, या वर्तमान में विधान परिषद की प्रासंगिकता क्या है, समीक्षा करें या चर्चा करें। या आपसे ये पूछ सकता है कि जो विधान परिषद है वो क्या है, कि ये एक महत्वहीन सदन रह गया है और वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है, चर्चा करें। इस तरह से आपसे मेंस में सवाल पूछा जाता रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग तथ्यात्मक रूप से चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक सीटें जो हैं वो किस जिले में हैं, तो प्रयागराज, कुल 12 सीटें हैं। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं, प्रयागराज में। सबसे कम सीटों वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम सीटें, तो आप पाएंगे कि श्रावस्ती, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, इन जिलों में केवल विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। ठीक है, तो सब सर्वाधिक प्रयागराज और न्यूनतम में ये आप जो 4 जिले हैं, 5 जिले हैं, उनको आपको याद रखना है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जो काउंसिल हाउस है यानी विधान भवन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर जनरल 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर, कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा विधान भवन है उसकी नींव किसने रखी थी, तो आपको याद रखना है हारकोर्ट बटलर ने। तथा 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था, 21 फरवरी 1928 को। इसका वास्तुकार कौन था, सर स्वीनोन जैकब तथा श्री हीरा सिंह। ठीक है,
निर्माणकर्ता कौन सी? उस समय की कलकत्ता की कंपनी थी मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी। ये बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए, लेकिन वास्तुकार के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जो गुंबद है वो गोथिक शैली में बना है। जब कला एवं संस्कृति आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा होगी कि गोथिक शैली क्या होती है। ठीक, तो इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। केवल दो चीजें आप याद रखिए कि इसकी नींव कब पड़ी और इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ और यह किस शैली में बना है, तो गोथिक शैली में बना है। वास्तुकार, अब देखिए इसमें क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित चीजें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल का जो संवैधानिक प्रावधान है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कार्यकाल क्या है, ये सारी चीजें आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। इसका जो कार्यकाल है सामान्यतः पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है, लेकिन एक शब्द यूज होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो यहां पे भी क्या है, प्रीलिम्स के लेवल पे इसमें आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। लेकिन अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये राज्यपाल क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः ही एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वह दोहरे ताज धारण करता है, अर्थात एक तरफ वह जो है क्या है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और दूसरी तरफ वह क्या है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो राज्यों में जो है वो कार्य करता है। तो अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक बड़ा कारण राज्यपाल होता है। तो उस पर्सपेक्टिव में भी आपको क्या है, राज्यपाल की चीजों को ध्यान में रखना। तो वो सारी बातें हैं। इनकी शपथ कौन दिलाता है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पद ग्रहण से पूर्व वे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। तो पहली चीज क्या है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलाई जाती है। अगर वह अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है वो क्या है, शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहां पे देखिए अब एक चीज और ध्यान में रखना है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। यानी कि आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपसे एक ऑप्शन बना सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, दूसरा ऑप्शन बना सकता है कि मुख्यमंत्री का चयन होता है, चुनाव होता है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, यह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और चौथा ऑप्शन बना सकता है इसमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान देंगे कि जो मुख्यमंत्री होता है, चुनाव के बाद जो बहुमत प्राप्त दल होता है, उस बहुमत प्राप्त दल को जो राज्यपाल है वो सरकार बनाने का निमंत्रण देता है कि आप अपनी सरकार बनाइए। तो वो क्या करते हैं कि अपने में से एक नेता चुनते हैं और उस नेता को चुनने के बाद वो राज्यपाल के पास जाते हैं और फिर कि हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस व्यक्ति को अपना नेता चुना है, और फिर उस व्यक्ति को ही राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो बात समझ में आई कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, किसके द्वारा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों की जानकारी राज्यपाल को देता है। संवैधानिक क्या है, इसके कर्तव्य हैं। उत्तरदायित्व क्या है, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है,
किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति। संसदीय परंपरा क्या है? उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाए। राज्य में यह परंपरा वर्ष 1948 से निरंतर चली आ रही है। यानी एक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि जो लोक लेखा समिति होती है, आपने संविधान पढ़ते वक्त इसको पढ़ा होगा कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से हुई कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा? विपक्ष का जो है विरोधी जो उसका सभापति होगा वो क्या होगा? हमेशा किससे होगा? विरोधी पक्ष से होगा। तो अब हम लोग आते हैं कि जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो क्या है। उत्तर प्रदेश में 17 मार्च 1866 को उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सर वॉल्टर मॉर्गन इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वॉल्टर मॉर्गन। उसके बाद क्या हुआ कि 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण चीज है। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे पहले जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए बनाया गया था आगरा में। कब? 17 मार्च 1866 को। ठीक है, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वॉल्टर मॉर्गन। 1869 में इसे आगरा से कहां स्थानांतरित किया गया? इलाहाबाद में। और 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र पर पूर्ण आधिकारिकता प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यह देश का चौथा सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वो स्वीकृत है 160, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसकी एक जो बेंच है वो लखनऊ में भी है। तो कुल मिलाकर के जो उच्च न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने आपसे चर्चा कर लिया। अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की या कहीं भी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसे दो पार्ट में बांट के देखते हैं। सिविल यानी न्यायिक जो सेवा है, इसमें मुंसिफ, मजिस्ट्रेट तथा जो छोटे न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो हायर जुडिशरी, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, इससे यहाँ पे कोई बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा लोकायुक्त संगठन, इसे हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। इसके तहत 14 सितंबर 1977 को प्रदेश के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए। पहले लोकायुक्त कौन थे? आपको ये याद रखना है, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। तो इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है? लोकायुक्त का लखनऊ में है। पहले लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता था वो 6 वर्ष का था। अब वर्तमान में बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया है। 2012 में यह बढ़ाया गया। तो आपसे जो है यह पूछा जा सकता है कि जो लोकायुक्त है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 8 वर्ष का होता है। और यह कितने, इसकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी इसमें अधिकतम हो उसके अनुसार होता है। तो एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है? लोकायुक्त पद पर हमेशा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की ही नियुक्ति होती है। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान में रखनी है।
पहला चीज ये कि जो लोकायुक्त है, पहले लोकायुक्त कौन हुए, दूसरी चीज क्या है, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, और तीसरी चीज है कि इनकी जो कार्यकाल के साथ साथ इनका जो कितने वर्ष के लिए कोई व्यक्ति लोकायुक्त नियुक्त हो सकता है, तो 5 वर्ष या फिर अधिकतम 70 वर्ष, जो भी इसमें पहले हो, तो उसके आधार पे होता है। और साथ ही साथ हमेशा सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही लोकायुक्त नियुक्त होते हैं। ठीक है, अब ये जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो उसके आधार पर हम इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब देखिए, जो लोक अदालतें हैं, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 39 का जोड़कर लोक अदालतों का प्रावधान किया गया। इसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1978 के तहत त्रिस्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो भारत में जो है, जो लोक अदालतें हैं, उनका जो संवैधानिक कनेक्शन है वो कहां से है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत है। वो 3 राज्य स्तर पे क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा जिले स्तर पे क्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और तीसरा तहसील स्तर पे है, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका उद्देश्य क्या है, न्यायालयों में लंबित मुकदमों तथा बाहरी विवादों को आपसी समझौते से समाप्त करना और निर्बल वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। यानी कि जो, अगर हम लोग न्यायिक गतिशीलता की बात करें तो उसमें यह देखा गया कि जो मेन स्ट्रीम के न्यायालय हैं, उनके पास जो विवाद हैं, उनकी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, वो लंबी खिंच जाती है। तो उसके तत्काल निवारण के संदर्भ में इस प्रकार के लोक अदालतों की व्यवस्था की गई कि जो छोटे डिस्प्यूट हैं उनका जो है निस्तारण जो है वो निचले स्तर पे किया जा सके। तो इसलिए जो है लोक अदालतों की संकल्पना अस्तित्व में आई। अब हम लोग अगर देखें तो इस वाले पार्ट को हम लोगों ने परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना संभव तथ्यात्मक जानकारियां थी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। कार्यपालिका हो गया, विधायिका और न्यायपालिका। चूंकि ये जो पार्ट है वह आपका जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के खंड में डिटेल में यहाँ पे आपने स्टडी किया होगा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे जो तथ्यात्मक चीजें हैं जो वहां पे स्टडी नहीं की जाती उसको हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया। अब हम लोग आते हैं पंचायती राज में। पंचायती राज व्यवस्था जो है ठीक उसी प्रकार से है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर यह आधारित है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 40 जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, उसके क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है वो पंचायतों का गठन हुआ। संयुक्त प्रांत, इसके साथ साथ देखिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, इसके माध्यम से
गवर्नर ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी क्या है, जो संवैधानिक निर्देश कहां से प्राप्त हो रहे हैं, ये है। दूसरा, कानूनी निर्देश, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। प्रदेश में पंचायती राज की विधिवत शुरुआत कब की गई, तो 15 अगस्त 1949 को। ठीक है। आप लोगों ने कई बार ये सवाल एग्जाम में आया है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे संबंधित समिति कौन सी है, तो बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत के लिए निर्देश दिया था। तो समितियां एक प्रॉपर समितियां हैं, जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, और इस प्रकार की जो समितियां हैं वो उस समितियां किससे किससे संबंधित हैं, ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत कब से शुरुआत की गई, 1961 में। वर्ष 1961 में जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। अब इन पंचायतों में 1988 में ही महिलाओं को ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% आरक्षण जो है वो प्रदान कर दिया गया था। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1973 को लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के तहत जो है 22 अप्रैल 1994 से क्या है, पूरी तरह से विधिवत जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में क्या हो गई, लागू हो गई। अब इससे संबंधित अगर निकायों की बात करें हम लोग, तो पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, और यह त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है स्वतंत्र रूप से कराने के लिए 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी कर दिया गया कि यह पंचायतों का क्या करेगा, चुनाव कराएगा। और 1995 से निरंतर पंचायत चुनाव यह क्या है, करा रहा है। तो अगर आप देखें तो पंचायतों में निर्वाचन हेतु मतदाता बनने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, 18 वर्ष है, और चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, 21 वर्ष है। ये दो तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यानी आप मत कब दे सकते हैं, मतदाता बनने की क्या है 18 वर्ष, और चुनाव लड़ने की, पंचायत का चुनाव लड़ने की जो आयु है वो क्या है, 21 वर्ष है। ठीक है, ये छोटे तथ्य हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है तो कंफ्यूजन में गलत होता है। 11वीं अनुसूची के तहत जो है वो पंचायतों को कुल कितने विषय प्राप्त हुए हैं, तो 29 विषय हैं, और 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। अब इन पंचायतों का जो गठन है वो 1000 की आबादी पर सामान्यतः इन पंचायतों का गठन होता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं, पंचायतों से संबंधित संवैधानिक निर्देश, तो अनुच्छेद 40 जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जिसकी चर्चा की गई है। दूसरा, पंचायती राज जो अधिनियम है वो पारित किया गया 1947, इसके माध्यम से पंचायतों का गठन जो है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है फिर पूर्णतः पंचायती राज प्रणाली विधिवत तरीके से पूरे भारत में भी लागू हुई और उत्तर प्रदेश में ही साथ ही साथ। तो 22 अप्रैल 1994 से ये प्रभावित हुई। तो आप लोगों को याद होगा कि 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं पंचायतों के पास, और मतदान करने की आयु 18 वर्ष और चुनाव लड़ने की 21 वर्ष। अब देखिए, एक ये जो है एक 1000 तक की आबादी पर पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 9 सदस्य होती हैं।
9 सदस्य। 1001 से 2000 तक की आबादी पर 11 सदस्य। 1001 से 3000 तक की आबादी पर 13 सदस्य। और 3000 से अधिक की आबादी पर सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अब एक और चीज है कि ग्राम प्रधान को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया क्या है। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति यानी कोरम अनिवार्य है। बैठक में उपस्थित मत करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही प्रधान को हटाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव गिर जाता है तो ऐसा दूसरा प्रस्ताव आगामी 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। ग्राम पंचायत की पहली बैठक गठन के 30 दिन के भीतर होनी आवश्यक है। प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य है तथा 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सिद्धांत में ये बातें लिखी हुई हैं, व्यवहारिक स्तर पर कितना ये फॉलो होता है ये आप सब लोगों को आइडिया होगा। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें क्रमशः खरीफ रबी की फसल काटने के तुरंत बाद होती है। ठीक है, तो पंचायतों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बातें। छह समितियां होती हैं। जिला एवं क्षेत्र पंचायतों में 6 समितियों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये 6 समितियां कौन कौन सी हैं? एक तो प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंध समिति। तो ये 6 समितियां हैं। अब देखिए, 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं, जैसे उसमें से एक क्या है? राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग से हमेशा सवाल पूछा जाता रहा है। तो अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के तहत संचालित है। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक तो संवैधानिक प्रावधान और दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की जो धारा है 32 का, इसका कार्य क्या है? तो खास तौर से सरकार द्वारा जो वसूले गए कर हैं, शुल्क और जो फीस है, इन सब का जो है वो जो वितरण है राज्यों के पंचायतों के संदर्भ में, उसको जो है क्रियान्वित करने का यह कार्य करता है। पंचायतों के या शुल्कों या करों में राज्यों का जो वितरण है, उससे संबंधित कितना वितरण किया जाए या कितना ना किया जाए, जो फार्मूला है वो कौन तैयार करता है? राज्य वित्त आयोग। अब देखिए, इसमें क्या है कि किस तरह से ये आवंटन किया जाता है। 60% हिस्सा नगर निकायों को तथा 40% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किया जाता है। तो पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले ये 40% हिस्सों में जिला पंचायत का 10% और क्षेत्र पंचायतों का 10% और ग्राम पंचायतों को 70% जो है वो आंतरिक विभाजन। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो जो काम की चीजें हैं वो मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा कर लिया था कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस प्रकार की संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है ना, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे जो है संविधानेतर निकाय भी हैं राज्यों में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो उनमें आपका देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। तो इसलिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 2002 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम
2004 और 26 अप्रैल 2013 को इसको क्या किया गया, पुनर्गठित किया गया। और राज्य महिला आयोग में इसकी जो संरचना है अगर उसको हम देखें तो इसमें एक सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 25 सदस्य होते हैं, एक SC ST और एक OBC और एक अल्पसंख्यक होगी, महिला होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो इसकी जो संरचना है उस संरचना में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य। ठीक है, न्यूनतम एक SC ST समुदाय से होगा, एक OBC समुदाय से होगा, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा और वह महिला होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसमें एक चीज और याद आती है कि जो इनके सदस्य होंगे या जो अध्यक्ष होंगे उनकी जो आयु होगी वो क्या होगी, न्यूनतम 25 वर्ष। और इनके अध्यक्ष को जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उपाध्यक्ष को उपमंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो जब यह किसी मामले की जांच करती हैं तो इनकी जो शक्तियां होती हैं वो सिविल न्यायालयों की जो शक्तियां होती हैं उसके समतुल्य होती हैं। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपसे कभी कभी क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में जो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। बबीता सिंह चौहान। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, बबीता सिंह चौहान। प्रथम अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी। तो ये याद रखना है प्रथम कौन थी और अंतिम कौन है। अगर आपको थोड़ा सा और जाना है या कभी कभी ऐसा कमीशन में सवाल पूछ लिया जाता है कि जो वर्तमान में है उससे एक दो जो उससे जस्ट पहले थे उनको भी अगर आप जान जाएं, उनके बारे में भी चीजें आपको याद रहें तो वो बेहतर है। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, लखनऊ में है। 7 अक्टूबर 2002 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसकी संरचना एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। और योग्यता क्या है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण इसके अध्यक्ष हैं, बाल कृष्ण नारायण। और प्रथम अध्यक्ष AP मिश्रा थे। ठीक है, तो यहां पे जो है आपको ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी इसमें पहले हो। तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लखनऊ में है। 14 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। वो RTI एक्ट 2005 के तहत। कौन सी धारा है, धारा 15 है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 14 सितंबर 2005 को। किसके तहत हुआ, तो RTI एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत। इसकी जो संरचना है इसमें क्या है, एक राज्य सूचना आयुक्त होता है, एक राज्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10, एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 जो होते हैं राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, एक चयन समिति बनती है। इनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाता है और इस चयन समिति की जो सिफारिश है उस पर, उसके आधार पर जो है इसकी नियुक्ति होती है। चयन समिति में कौन कौन सा होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। यानी कि जो राज्य सूचना आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है। उस चयन समिति की सिफारिश पर जो है इनके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और उसमें कौन कौन से होते हैं, मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और एक और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई मंत्री होता है। तो इस तरह से जो है एक चयन समिति बनती है। इस चयन समिति की सिफारिश पर इनका गठन होता है। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। एक और बात है कि ये जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र
नहीं होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इनके पास जो है दंड शक्ति भी दी गई है कि अगर किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो 250 रुपए प्रतिदिन और या अधिकतम 25,000 रुपए तक का ये जो है वो जुर्माना जो है वो लगाने की शक्ति इनके पास होती है। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? M.A. खान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वर्तमान में कौन है? तो राजकुमार विश्वकर्मा जो है वो वर्तमान में इसके मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो 9 मार्च 1993 के शासनादेश के आधार पर। 1996 में एक महत्वपूर्ण केस आया था, आप लोगों को अगर याद हो, इंदिरा साहनी केस, जो जिसके आधार पर जो है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के काफी चर्चा में रहता था ये केस, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो इसमें जो है संरचना, एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य। अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उपाध्यक्ष को उपमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के? तो न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह, और वर्तमान में राजेश वर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसका हेडक्वार्टर क्या है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1969 में एक सदस्यीय निकाय के रूप में शुरुआत हुई थी। 2013 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होते हैं, 6 पुरुष सदस्य और 2 महिला सदस्य। कार्यकाल 3 वर्ष या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत इसका जो है ये भी कार्य करते हैं। तो इसमें जो है वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो अशफाक सैफी हैं। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अशफाक सैफी। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके बारे में हम लोगों ने एग्जाम के दृष्टिकोण से चीजों को देख लिया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक हैं उनको देख लेते हैं। सवाल है कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल है कि प्रदेश के नगर निगमों में मेयर का निर्वाचन होता है। कुल कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर हमने आपसे बात किया था कि सबसे अंतिम नगर निगम है। तो इनका जो है निर्वाचन कैसे होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से इनका निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, अब आइए ये सवाल, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो, यानी मेयर के संदर्भ में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, ऑप्शन ए। दूसरा, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तीसरा क्या है? कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। अब देखिए जरा कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी ठीक बात है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी ठीक बात है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये बात ठीक नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन होगा। अब देखिए जरा, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सबको पता है, बलवंत राय मेहता समिति ने। ये प्रश्न दिख नहीं रहा है, ये हमने आपसे बात किया था जिला मुख्यालय को लेकर के।
ये है आपका जालौन। जालौन का जिला मुख्यालय क्या है? कानपुर देहात। अंबेडकर नगर। पडरौना। कुशीनगर। उरई। ठीक है। अब देखिए जो है अब इससे मिलाइए आप उरई जालौन। ए का आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें कहां पे मैच करेगा, तो आपको या तो ऑप्शन ये और या तो फिर ऑप्शन ये। अंबेडकर नगर, कुशीनगर को आप मिलाइए, कुशीनगर का तो ये आपका हो जाएगा डी का 3। और आपका अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पे देखिए उरई जालौन, ये हमने आपसे बात किया था, और अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी। ये काफी कंफ्यूज करेगा आपको, ये ध्यान में रखना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, और जो अंबेडकर नगर है वो क्या है? अकबरपुर है। और कुशीनगर पडरौना। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या निर्धारित है, तो कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन है 401, 402, 403 और 404। अब जरा देखिए कि पहले 104 हुआ करता था, लेकिन जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है एंग्लो जो इंडियन है, जो आंग्ल भारतीय हैं, जिसकी मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता था, अब वो क्या है, समाप्त कर दिया गया। तो कितनी सीटें रह गई? 403 सीटें रह गई। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो क्या है? कुल स्थान का 1/3। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो आपको याद होगा चौथा स्थान है। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? चौथा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो हमने आपसे बात किया था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है,
और सबसे कम हापुड़। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अब देखिए जरा, आपको पता है कि जो नोएडा है वो एक प्रकार की अथॉरिटी है, ठीक है। वो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। हम लोग इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे जब हम इसका भौगोलिक खंड आपसे चर्चा करेंगे, तो वहां पे हम आपसे इसकी बातचीत करेंगे। लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 80 सीट है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। आसान सवाल, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए अब क्या है, एक तो ये उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दुविधा हो सकती है। तीसरा है, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, यह भी बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करें तो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके आधार पर जो नगर निगम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अगर आप उसको हिसाब से देखेंगे तो ये भी बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि कुछ आधार हैं जिन आधारों पर अगर वो जो नगर है उससे संबंधित जो प्रावधान है अगर वो उसको फुलफिल करता है तो उसको फिर नगर निगम की हैसियत दी जाती है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नोएडा भी दिया है ऑप्शन में और ग्रेटर नोएडा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेटर नोएडा दिमाग में रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता ही होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अब जरा देखिए कितने मंडल हैं। मंडल और जनपदों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और जिले कितने हैं? वर्तमान में 75 जिले और 18 मंडल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 18:75। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? अब यहां पे आपके पास जो ऑप्शन है
उसमें वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, तो सबसे छोटा क्या है? गाजीपुर या फिर वाराणसी। अब दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है? वाराणसी। देखिए इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आपको गाजीपुर और बनारस में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो सही जवाब है आपका वो क्या होगा? वाराणसी होगा। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं, टी.एन. सिंह रहे हैं, रामनरेश यादव ये भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब देखिए क्या है कि आपको एक काम करना होगा, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि जितने भी संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनका एक क्रम आपको याद हो। अगर ना पूरे याद हो तो शुरुआत के 3-4 और लास्ट के 3-4 अंतिम में जो वर्तमान में हैं वो आपको याद हो जाए अगर, तो अच्छा है। एक और चीज, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, और जो है आपका जो मुख्य राज्य सूचना आयुक्त हो गए, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गए, राज्य महिला आयोग हो गया, इन सबके अगर क्रम अगर आपको याद रहते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी इस टाइप के एक आध सवाल एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अब देखिए ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो ये सवाल आपको काफी कंफ्यूज करेगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई। अब देखिए एक तो आपके दिमाग में आएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। दूसरा आपके दिमाग में, लेकिन अब देखिए आपके लिए क्लैरिटी है कि प्रथम हो सकता है कि प्रथम चुनाव के बाद जो है ये चीजें गठित हुआ हो, तो आपके दिमाग में आएगा 1956। लेकिन आपको याद होगा कि आजादी के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित हुआ था, उसके बाद ही क्या हुआ, 1949 में जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष, अब देखिए जरा, अभी हम लोग इससे संबंधित एक सवाल हम लोगों ने किया था, तो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिसके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित होता है। देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहीं से ये प्रश्न क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है, क्योंकि इसका जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो एक हट गया, तो ये सीट ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब मामला आता है बी और डी में, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही, ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि उनके लिए सुरक्षित है, तो ये भी ठीक है कि यहाँ पे क्या होता है, सीटों का जो है वो एक चक्रीय क्रम में जो है वो सीटें SC/ST के पास भी आती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के पिछड़ी जात के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, तो ये भी बात क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। सवाल है कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं, राज्यपाल को यह करता है। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित चीजों को हमने कवर करने की कोशिश किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस पे हम एक डिटेल में और प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत दिनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक मैराथन क्लास लेकर के हम केवल प्रश्नों को ही हल करेंगे। तो आशा है कि ये क्लास समझ में आई होगी।